हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि fx बराबर में x की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d तथा b स्क्वायर का मान 0 से बड़ा और c से छोटा है, मतलब c भी धनात्मक है और b स्क्वायर भी धनात्मक है, तो अंतराल माइनस अनंत से अनंत मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। पहले विकल्प में fx निरंतर वर्धमान है, दूसरे विकल्प में fx स्थानीय उच्चतम है और तीसरे विकल्प में fx निरंतर ह्रासमान है, चौथे विकल्प में fx परिबद्ध है। अब प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहली चीज मैं कोई भी फलन यहाँ पे उठा लेता हूँ। जैसे मान लो कि अपने पास y बराबर में fx ऐसा कोई फलन मिल जाए और इसका अवकलन किया मैंने dy बटा dx और ये बराबर किसके मिल जाए, f डेस x के मान। अब ये f डेस x या तो जीरो से बड़ा मिल जाए या फिर जीरो से छोटा मिल जाए या फिर जीरो के बराबर मिल जाए। ऐसे तीन केस मैं ले लूंगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं बोलूं कि जब ये जीरो से छोटा है और ये प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, तब ये फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए वर्धमान होगा। और इसी तरह अगर मान लो ये x बिलोंग्स टू r के लिए छोटा मिल जाए जीरो से, तो ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ह्रासमान फलन होगा, ह्रासमान फलन होगा। और बात यहाँ पे आती है जब ये जीरो के बराबर हो जाए, किसी भी संख्या के लिए जीरो के बराबर हो जाए और मान लो यहाँ पे x1 और x2 दो मान मिल जाए, तो मैं बोलूंगा कि दूसरा अवकलज निकाला, f डेस x1 निकाला और f डबल डेस x2 निकाला। इसके लिए अगर ये जीरो से बड़ा मिल गया तो x1 स्थानीय उच्चतम का बिंदु, स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। और इसी तरह अगर ये छोटा आ गया जीरो के, तो हम लोग कहेंगे x2 स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। और देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए चाहे ये वर्धमान आ जाए चाहे ये ह्रासमान आ जाए, अगर ये इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए ना प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, तो हम लोग स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम की कभी बात ही नहीं करेंगे। बात आती है परिबद्ध की, तो प्रत्येक विषम फलन, विषम घातीय जो फलन होता है वो देखो माइनस अनंत से स्टार्ट होकर प्लस अनंत की तरफ चलता है। इस तरह से अपने पास ये फलन का ग्राफ बन जाता है। मतलब कि अगर मैं x टेंड्स टू माइनस अनंत रखूं तो fx भी माइनस अनंत की तरफ जाएगा, और अगर मैं x का मान अनंत की तरफ ले जाऊं तो fx का मान भी प्लस अनंत की तरफ चला जाएगा। तो ये परिबद्ध तो नहीं है, इस तरह से ये नीचे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहीं पे मैं बता देता हूं कि ये परिबद्ध तो नहीं है, ये अपरिबद्ध फलन है। अब बात आती है इन तीनों के लिए, तो तीनों के लिए चेक करने के लिए मैं पहले तो उठा के लाऊंगा इसको फलन को, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो एफ एक्स है अपने पास एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर जो है वो जीरो से तो बड़ा है और सी से छोटा है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो इसका जो है वर्धमान चाहे ह्रासमान चाहे स्थानीय उच्चतम निरंतर कुछ भी निकालो, इसका अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी के बराबर। अब देखिए ये द्विघातीय फलन अपने पास बन गया। इसको पहले मैं इसका तुलना कर दूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के बराबर, ठीक है। और ये मान लो द्विघातीय फलन है, इसको मैं gx से निरूपित कर देता हूं। और उसके बाद में इसके विविक्तर की मैं बात करूं, d बराबर में ये हो जाता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर f डेस x, यहाँ पे इस तरह से बोलो कि अगर f डेस x जीरो से बड़ा है यहाँ पे या फिर इसको f डेस x को छोड़ो, मैं g के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले वर्धमान ह्रासमान की बात कर रहा हूं मैं। मान लो कि gx का मान जीरो से बड़ा है, तो कब बड़ा होगा, एक तो a का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए, दूसरा ये जो व्युत्कर आया d, इसका मान जीरो से छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मान लो कि gx का मान जीरो से छोटा है तो a का मान जीरो से छोटा होना चाहिए और d का मान जीरो से छोटा होना चाहिए। इस तरह से ये दोनों शर्तें इसको संतुष्ट कर जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वर्धमान ह्रासमान के लिए हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले मैं निकाल लेता हूं इसका विविक्तर। तो d बराबर में क्या हो जाएगा, 2b इस पूरे का वर्ग और माइनस में 3 गुणा में 4 गुणा में c के बराबर। आगे इसको हल करते हैं तो d बराबर हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस में 12c। तो इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ से बन जाएगा 4b स्क्वायर माइनस में 4c माइनस में 8c के बराबर। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं तो d बराबर में ये 4 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, अंदर क्या बन जाएगा b स्क्वायर माइनस में c और ये बन जाएगा माइनस में 8c के बराबर। अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें पता है क्या कि जो बी स्क्वायर है वो सी से छोटा है, ठीक है जी। तो देखो बी स्क्वायर सी से छोटा है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस सी भी जीरो से छोटा होगा। अगर ये जीरो से छोटा है तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये लेस देन जीरो बराबर जीरो नहीं होगा, केवल लेस देन जीरो बोलेंगे।
ये मतलब ऋणात्मक पद आ गया। और ये 4 से गुणा होगा तो भी ऋणात्मक ही होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि सी का मान 0 से बड़ा है, सी का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब माइनस सी का मान 0 से छोटा हो जाएगा और माइनस 8 सी का मान भी 0 से छोटा हो जाएगा। मतलब ये पद भी 0 से छोटा हो गया और ये पद भी 0 से छोटा हो गया। सारा मिला के मेरे पास जो डी का मान है वो 0 से छोटा मिल जाएगा। मतलब मैं कहूंगा कि जो विविक्तर है वो डी से 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब यहाँ से देखो ए का मान में बात करूं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3 जो है 0 से बड़ा है और साथ ही डी जो है 0 से छोटा है। मतलब कि एफ डेस एक्स जो है हमेशा ही 0 से बड़ा होने वाला है। यहाँ पे मैंने बता दिया क्यों होने वाला है, तो ये हमेशा वर्धमान फलन होने वाला है। और वर्धमान है तो ना तो राशमान के लिए देखेंगे और ना स्थानीय उच्चतम के लिए, ना स्थानीय निम्नतम के लिए। हमें केवल इतना देखना था कि ये कौन सा है, विकल्प देख लेंगे निरंतर वर्धमान फलन है वास्तविक संख्याओं के लिए, तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।